नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। विदेश मंत्रालय ने अब तटीय पवन ऊर्जा साइटों को पट्टे पर देने के नियमों को किया अधिसूचित। वारी अमेरिका में 5 गीगावाट सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का करेगा निर्माण। एनसीएलटी ने रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समाधान योजना को दी मंजूरी। भारत का सड़क बुनियादी ढांचा अगले 5 साल में अमेरिका को देगा टक्कर। बुनियादी ढांचे के रुझान 2024 में होंगे देखने लायक। भारत वित्त क्षेत्र को समर्थन देने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी बुनियादी ढांचे का कर रहा निर्माण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख दस्तावेजों का किया अनावरण। नर्मदा जल संसाधन ने गुजरात में लिफ्ट सिंचाई पाइपलाइन परियोजना के लिए जारी की निविदा। सीईआरसी ने कानून में बदलाव के मामले में सोलर डेवलपर को मुआवजे की दी मंजूरी। संसदीय स्थायी समिति ने समान इलेक्ट्रिक वाहन नीति का किया आह्वान। केपीआई ग्रीन ने योग्य संस्थानों में प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए 3 बिलियन। रेरा परियोजना पंजीकरण हिट में 63% की भारी वृद्धि। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अपतटीय पवन ऊर्जा लीज नियम 2023 के अनुसार अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पट्टे पर दिए गए क्षेत्र संसाधन माप और सर्वेक्षण करने के लिए प्रारंभिक 3 साल की अवधि के लिए वैध होंगे। लीज अवधि को अतिरिक्त 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 5 साल की लीज अवधि समाप्त होने के बाद सभी मंजूरी रद्द कर दी जाएंगी। पट्टेदार को राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान को अध्ययन या सर्वेक्षण डेटा प्रस्तुत करना होगा जब तक कि उसने पट्टे की शर्तों के अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करना शुरू नहीं कर दिया हो। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के लिए परियोजना की परिचालन व्यवहार्यता और सुरक्षा को देखते हुए मामले दर मामले आधार पर आगे विस्तार की संभावना के साथ पट्टे को 35 साल तक बढ़ाया जा सकता है। भारत स्थित सौर मॉड्यूल निर्माता वारी एनर्जीज ने घोषणा की है कि वो अमेरिका के ब्रुकशायर में 5 गीगावाट एकीकृत सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का निर्माण करेगी। इस सुविधा से 2024 के अंत तक सालाना 3 गीगावाट सौर मॉड्यूल का उत्पादन होने की उम्मीद है। कंपनी 2027 तक क्षमता को 5 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए अगले 4 वर्षों में $1 बिलियन तक निवेश करने की योजना बना रही है। यह सुविधा प्रौद्योगिकी अज्ञेयवादी होगी जो मोनो पीईआरसी और टॉपकॉन मॉड्यूल दोनों का निर्माण करेगी। वारी ने कहा है कि वो 2025 तक एक एकीकृत यूएस निर्मित सौर सेल सुविधा चालू कर देगा। कंपनी ने तैनात की जाने वाली सौर सेल तकनीक का खुलासा नहीं किया है। कंपनी ने कहा है कि उसमें अपनी भारतीय सुविधा में निर्मित 4 गीगावाट से अधिक सौर मॉड्यूल की आपूर्ति अमेरिका को की है। कंपनी ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने दिवालिया रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी आरसीआईएल के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। आरसीआईएल के संबंध में एक समाधान आवेदक रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत एक समाधान योजना को आरसीआईएल के लेनदारों की समिति ने 5 अगस्त 2021 की बैठक के अनुसार मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद एक आवेदन दायर किया गया था। आरसीआईएल की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरसीआईएल के समाधान पेशेवर ने 31 अगस्त 2021 को एनसीएलटी मुंबई के साथ अन्य बातों के अलावा संहिता की धारा 31 के तहत आरसीआईएल की समाधान योजना को मंजूरी मांगी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत ने अगले 5 वर्षों में महानगरों में भीड़ कम करने और यात्रा के समय और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के अलावा अपने सड़क बुनियादी ढांचे को अमेरिका के बराबर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पिछले 9 वर्षों में देश की सड़कों को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने के लिए मिशन मोड में है। गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए काम सौंपा है
और मौजूदा नीतियों में सुधार करके अनुबंधों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निर्माण और सड़क क्षेत्र को नवीन और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं की दिशा में आगे बढ़ने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। CPJAM इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक CP अग्रवाल ने बुनियादी ढांचे के विकास में फाइबर प्रबलित पॉलीमर रिबार प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव देवाश्री मुखर्जी टिकाऊ जल संसाधन प्रबंधन के महत्वपूर्ण महत्व के लिए एक मुखर वकील के रूप में उभरी हैं। विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स सुमिता डावरा ने PM गति शक्ति मास्टर प्लान की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला है, जिससे आगामी वर्ष 2024 में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मंच तैयार हुआ है। भारत अपने वित्तीय सेवा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। मंगलवार की एक घोषणा से पता चला कि 60,000 से अधिक छोटे ग्रामीण ऋणदाताओं ने अपने मामलों को चलाने के लिए एक राष्ट्रीय ERP मंच में शामिल होने के लिए साइन अप किया है। ऋणदाता सभी प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां यानी PACS हैं, समुदाय के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं जो ज्यादातर ग्रामीण और कृषि उधारकर्ताओं को ऋण देती हैं। भारत में लगभग 1 लाख ऐसे संगठनों का घर है। 2022 में देश की सरकार ने दक्षता और निगरानी में सुधार की उम्मीद में उन्हें डिजिटल बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। कल की घोषणा से पता चला कि साझा ERP के लिए 62,318 PECS ने साइन अप किया है, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें 5,673 ऐसे संगठनों को शामिल करते हुए परीक्षण पहले से ही चल रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जहां उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अनावरण किया। अनावरण किए गए दस्तावेजों में PM गति शक्ति का संग्रह खंड 2, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का संग्रह और जिला कलेक्टरों के लिए हैंडबुक क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शामिल है। नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग ने गुजरात में लिफ्ट सिंचाई पाइपलाइन परियोजना के विकास के लिए एक निविदा जारी की है। इस कार्य में पहले चरण के तहत टोडिया रॉक यानी माही नदी से कपड़वंज, कठलाल, बालसिनोर और गलतेश्वर तालुका के विभिन्न गांवों के तालाबों तक इस पाइपलाइन परियोजना की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण शामिल है। 618.7 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस अनुबंध में 10 वर्षों तक संचालन और रखरखाव शामिल है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी CERC ने सौर कोशिकाओं या मॉड्यूल पर सुरक्षा शुल्क के वित्तीय प्रभाव को कम करने और वाणिज्यिक संचालन तिथि यानी COD के बाद मुआवजा प्राप्त करने के लिए रिन्यू सन वेव्स की याचिका को मंजूरी दे दी है। सोलर इन्वर्टर पर सीमा शुल्क मुआवजा 9% की छूट दर पर वितरित किया जाएगा और वार्षिकी अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गई है। RSWPL इस आदेश के जारी होने तक अधिकारियों को किए गए वास्तविक भुगतान की तारीख से लागत वहन करने का भी हकदार होगा। RSWPL ने बिजली अधिनियम 2003 की धारा 79 के तहत विधायी परिवर्तनों के आर्थिक परिणामों को संबोधित करते हुए एक याचिका दायर की और कानून में बदलाव और सौर कोशिकाओं या मॉड्यूल पर सुरक्षा शुल्क के वित्तीय प्रभाव को ऑफसेट करने और सीमा शुल्क में वृद्धि के लिए एक तंत्र की मंजूरी मांगी है। उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के फूलने के लिए एक आशाजनक वातावरण बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गतिशीलता पर एक सुसंगत और स्थिर राष्ट्रीय नीति तैयार करे। समिति का मानना है कि EV से संबंधित नीतियों में बार बार बदलाव से बाजार और EV उद्योग में अनिश्चितताएं पैदा होती हैं। ये अंतिम उपयोगकर्ताओं के मन में सरकार के कार्यों के बारे में संदेह भी पैदा करता है कि एक हालिया रिपोर्ट में स्थायी समिति ने पाया कि सरकार का मूल लक्ष्य फेम 2 के तहत 55,000 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों का समर्थन करना था। हालांकि सब्सिडी के साथ 11,000 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों को समर्थन देने का लक्ष्य कम कर दिया गया। भले ही इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन अधिक आम है,
चार पहिया वाहन देश के ऑटोमोटिव क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता केपीआई ग्रीन एनर्जी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट यानी QIP के माध्यम से 3 बिलियन जुटाए हैं। कंपनी के बोर्ड ने 1245 रुपए के न्यूनतम मूल्य के मुकाबले प्रति इक्विटी शेयर 1183 के निर्गम मूल्य पर योग्य संस्थागत खरीदारों को 2.54 मिलियन इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटन को मंजूरी दे दी। आवंटन के बाद कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 376.52 मिलियन से बढ़कर 401.88 मिलियन हो गई है, जिसमें प्रत्येक में 40.19 मिलियन इक्विटी शेयर शामिल थे। कुछ उल्लेखनीय निवेशकों की सूची जिन्हें इशू में पेश किए गए इक्विटी शेयरों को 5% से अधिक आवंटित किए गए थे, उनमें क्वांट म्यूचुअल फंड, JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI जनरल इंश्योरेंस सोसाइटी जनरल, कॉपथॉल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट, CITI ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस द्वारा प्रबंधित फंड शामिल है। रेरा के लागू होने के बाद से इसका प्रभाव बढ़ रहा है, खासकर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता शिकायतों से निपटने के मामले में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 28 नवंबर 2023 तक संबंधित राज्य अधिकारियों ने 1,16,300 मामलों का समाधान किया था। इसमें से 38% मामले लगभग 44,602 शिकायतें हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में हल किए गए। इसके बाद हरियाणा में 20,604 मामले यानी 18% और महाराष्ट्र में 15,423 मामले थे। देश में रेरा के तहत कुल निपटाए गए मामलों में से 3 राज्यों का योगदान कुल मिलाकर लगभग 69% है। रेरा के तहत परियोजनाओं और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए पंजीकरण भी लगातार बढ़ रहा है। 28 नवंबर 2023 तक देश भर में लगभग 1,16,117 परियोजनाएं और 82,755 रियल एस्टेट ब्रोकर रेरा के तहत पंजीकृत थे। 2021 में इसी अवधि में लगभग 71,307 परियोजनाएं और 56,177 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हुए थे। आज के EPC बुलेटिन की हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।